हो गया। चलिए ठीक है। हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे, आगे प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। कल क्या बताए थे प्रीपोजिशन में? लास्ट में एमंग और एमोंग्स के बारे में बताए थे। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं इन और इनटू के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं। इन और इनटू। इन का मतलब में, स्थान सूचक। और इनटू का मतलब भी होता है में या के अंदर। लिखेंगे इसका प्रयोग बाहर से अंदर की ओर गति के अर्थ में किया जाता है। इसका प्रयोग बाहर से अंदर की ओर गति के अर्थ में किया जाता है। इन मतलब तो में हो जाएगा, और इनटू का जब आप प्रयोग करेंगे तो यह बाहर से अंदर की ओर गति का अर्थ देगा। स्थान तो यह भी बताएगा, लेकिन यह तब बताएगा जब लगेगा कि बाहर से अंदर की ओर गति का कोई अर्थ नजर आ रहा है, तो आप इनटू का प्रयोग करेंगे। आप बाहर से अंदर की ओर गति के अर्थ में। He is sleeping in the room. वह कमरे के अंदर सो रहा है। He is sleeping in the room. और दूसरा कहता है he rushed into the room. फर्क समझिए। He rushed into the room. वह कमरे के अंदर दौड़कर घुसा। बाहर से अंदर की ओर गति है, तो देखो इंटू का प्रयोग हुआ। देखो मैंने कमरे में सो रहा है, इसमें कोई गति नहीं है। बाहर से अंदर की ओर को कोई गति का अर्थ नहीं है। जब कोई गति का अर्थ नहीं है तो मे का अर्थ होगा इन। लेकिन जब लगे कि बाहर से अंदर की ओर गति का अर्थ है, तो आप वहां पर इनटू का प्रयोग करोगे। क्या करेंगे? इनटू। ही रस्ट इनटू द रूम। देखिए इनटू का प्रयोग इनटू का प्रयोग अवस्था परिवर्तन को बोध करने के लिए
भी किया जाता है। इनटू का प्रयोग अवस्था परिवर्तन को बोध करने के लिए भी किया जाता है। अवस्था में परिवर्तन, तब भी आप इनटू का प्रयोग करेंगे। कोई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करना है। जैसे आप अक्सर कहते हैं ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। देखो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में है, तो ऐसा सेंटेंस के लिए आप इनटू का प्रयोग करेंगे। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। देखिए अवस्था का परिवर्तन है, इसलिए आप इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। चेंज्ड इनटू कहते हैं ना, अवस्था का परिवर्तन है तो आप इनटू का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, अब हम एक बात करते हैं इन और विदिन की बात कर रहे हैं। यहां पर इन और विदिन हम समय बताने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, हम स्थान की बात नहीं कर रहे हैं। इन से भी समय और विदिन से भी समय, यहां पर दोनों हम समय सूचक शब्द की बात कर रहे हैं। देखिए अगर आप इन के बाद कोई आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा, क्या होगा इनके बाद? पीरियड ऑफ टाइम होगा। पीरियड ऑफ टाइम समझते हैं क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम यानी किसी पीरियड की बात का बोध करेगा, अंतराल, समय अंतराल। तो कहता है इन के बाद अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो ये बताएगा समय अंतराल की समाप्ति पर। समय अंतराल की समाप्ति पर यानी जो समय अंतराल दिया रहेगा उसके खत्म होने पर, उसके समाप्त होने पर। लेकिन अगर आप विदिन के साथ अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम अगर आप यूज करते हैं विदिन के साथ, तो ये क्या बोध करेगा? ये करेगा समय अंतराल के अंदर। तो देखो इन का मतलब पीरियड ऑफ टाइम और विदिन का मतलब इनका प्रयोग भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, विदिन का प्रयोग भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन दोनों के मीनिंग में फर्क है। अगर आप किसी चीज के लिए कहते हैं इन ए वीक, सुन लो एक मिनट जरा, इन ए वीक मतलब एक सप्ताह की समाप्ति पर, और अगर कोई कहे विदिन ए वीक उसका मतलब है एक सप्ताह के अंदर। जैसे अगर कोई कहे कि मैं थोड़ा पैसा लौटा दूंगा इन ए वीक, तो समझो एक सप्ताह की समाप्ति पर, 7 दिन के बाद लौटाएगा। और अगर वो कहे कि मैं तेरा पैसा विदिन ए वीक लौटा दूंगा, मतलब होता है उस समय अंतराल के अंदर। तो जब इन का प्रयोग करोगे तो होगा समय अंतराल की समाप्ति पर, और विदिन का प्रयोग होगा तो समय अंतराल के अंदर। ये दोनों के बीच का अंतर होगा। अब नोट कीजिए आप, he will return in a week।
ही विल रिटर्न इन ए वीक, वह एक सप्ताह में लौटेगा। ही विल रिटर्न इन ए वीक, वह एक सप्ताह में लौटेगा। एक सप्ताह में लौटेगा मतलब एक सप्ताह की समाप्ति पर, 7 दिन पर लौटेगा, ऐसा कह रहा है। और अगर वो कहे कि ही विल रिटर्न विद इन ए वीक, मतलब वह एक सप्ताह के अंदर लौटेगा, उसी 7 दिन के बीच में। क्लियर है? तो ऐसा प्रयोग करेंगे इन और विद इन के बीच का। अब जरा देखो इन और आफ्टर के बीच का अंतर देखो, क्योंकि कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि अभी आप इन ए वीक कह रहे हैं तो क्या है, एक सप्ताह की समाप्ति पर, यानी एक सप्ताह के बाद कह रहा है, तो आपको लगेगा कि तब तो ही विल रिटर्न आफ्टर ए वीक भी कह सकते हैं। बात समझो, क्योंकि इन ए वीक क्या कह रहा है, एक सप्ताह की समाप्ति पर, यानी एक सप्ताह कंप्लीट होने के बाद। तो फिर हम आफ्टर क्यों नहीं बोलेंगे? हम आफ्टर एक वीक बोले तो बोले नहीं, आफ्टर नहीं बोल सकते हैं। इन और आफ्टर के बीच का अंतर है, इन का प्रयोग करेंगे तो पीरियड रहेगा, समय अंतराल होगा, और आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो समय अंतराल नहीं होगा। आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, वहां समय का नाम दिया रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मार्च, अप्रैल, फरवरी, जून, जुलाई, ऐसा दिया रहेगा। यानी अगर आपको नाम दिया रहे समय का तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे, और पीरियड दिया रहे तो इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो अगर कहें मैं सोमवार के बाद लौटूंगा, तो आप यहां पर कहोगे आफ्टर मंडे। लेकिन अगर कहे कि मैं एक सप्ताह के बाद लौटूंगा तो कहेंगे इन ए वीक। अब बात समझ में आ रही है? तो इन और आफ्टर के बीच का अंतर यही है। तो इन समय सूचक है, ये बीच समय सूचक की बात कर रहे हैं हम, समय की सूचना की बात कर रहे हैं। तो इन क्या बोध करेगा, इन ये कहेगा इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। और फिर आफ्टर का प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं। ये होगा पीरियड ऑफ टाइम और ये होगा पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, ऑनलाइन क्लास कर रही है, ठीक। इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं और इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले करते हैं। अब जरा देख लो पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम के बीच का, हम जरा आपको सेंटेंस दिखा देते हैं। मैंने कहा आई शैल रिटर्न इन ए वीक, और इसी में होगा आई शैल रिटर्न आफ्टर मंडे। आई शैल रिटर्न आफ्टर मंडे, मैं एक सप्ताह में लौटूंगा, मैं एक सप्ताह के बाद लौटूंगा, दोनों में बहुत फर्क है। इन ए वीक आफ्टर मंडे।
यहां पर इन ए वीक, एक सप्ताह में लौटूंगा। आफ्टर मंडे, एक सप्ताह के बाद लौटूंगा। आई शैल रिटर्न इन ए वीक, आई शैल रिटर्न आफ्टर मंडे। ये दोनों, ये मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, इसे आफ्टर का प्रयोग हुआ। वीक है पीरियड ऑफ टाइम, इसे इन का प्रयोग हुआ। तो ये इन और आफ्टर के बीच का अंतर होगा। आगे देखिए, ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ, दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ, दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। इसका प्रयोग दो के बीच संबंध बनाने के लिए किया जाता है। और ओ डबल एफ ऑफ देखिए, इसका प्रयोग दो के बीच संबंध विच्छेद करने के लिए किया जाता है। एक से संबंध बनाते हैं और एक से संबंध विच्छेद करते हैं। ओ एफ ऑफ से संबंध स्थापित करेंगे, ये होगा रिलेशन बनाने के लिए। और ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे जब सेपरेशन होगा दो के बीच। तो ओ डबल एफ से आप अलगाव करेंगे दो के बीच में, और ओ एफ ऑफ से आप जुड़ाव करेंगे, जोड़ेंगे दो चीजों के बीच में। द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, हमने लोग और इंडिया के बीच में संबंध स्थापित किया, क्योंकि ये लोग कहां के हैं, तो इंडिया के हैं। हमने संबंध बनाया दोनों के बीच में। द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी, और आगे कर रहे हैं, लेबोरियस। द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी लेबोरियस। लेकिन अगर हम ओ डबल एफ ऑफ की बात करें, यहां देखो, तो हम कहते हैं आपको स्विच ऑफ द रेडियो, स्विच ऑफ द रेडियो, स्विच ऑफ द रेडियो। रेडियो को क्या कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। स्विच ऑफ करने का क्या मतलब है, स्विच ऑफ करने का मतलब है कि रेडियो का ऑफ करके, यानी उसका संबंध विच्छेद कर देना, हटा देना, अलगाव कर देना। इसलिए यहां पर ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग हो रहा है। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, पुट ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द रूम। पुट ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द रूम। पुट ऑफ योर शूज मतलब क्या करो, अपने जूते खोल दो
कमरे में प्रवेश करने के पहले अपने जूते उतार दो। जूते उतारने का मतलब क्या हो गया? जूते और उस व्यक्ति के बीच में क्या हो गया? अलगाव हो गया। तो जूते को उतार देना, इसे अलगाव हो गया, इसे ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं। ये अलगाव का सेंस होगा। एक और देखो, ओएफ ऑफ और कह रहा है फ्रॉम, इन दोनों के बीच का अंतर देखो। ऑफ और फ्रॉम, ऑफ से क्या होगा? संबंध स्थापित होगा। फ्रॉम से क्या होगा? संबंध अलग होगा। यहां भी फ्रॉम से अलगाव यहां पर भी होगा। तो सबसे पहला चीज देखो, पहला बात है ऑफ का प्रयोग संबंध स्थापित करने के लिए जबकि फ्रॉम का प्रयोग सेपरेशन बताने के लिए किया जाता है। ऑफ का प्रयोग संबंध स्थापित करने के लिए, ऑफ रहेगा तो दो के बीच में संबंध स्थापित होगा। और फ्रॉम का प्रयोग करोगे सेपरेशन बताने के लिए, इस पे सेपरेट करेगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेपरेशन। तो ऑफ है क्या? संबंध स्थापित करना है। फ्रॉम है सेपरेशन, दोनों के बीच में अलग अलग कर देना है, इसको कहेंगे फ्रॉम। कोई दिक्कत है? तो फ्रॉम होगा जब हटाएंगे, ऑफ होगा जब संबंध स्थापित करेंगे। एक जैसे अभी तो मैंने आपको बताया था ऑफ का प्रयोग, द कलर ऑफ these shirts is very attractive. The color of these shirts is very attractive. हमने कलर और these shirts के बीच में संबंध स्थापित किया। और अगर फ्रॉम का प्रयोग करना है तो देखो जरा कैसे संबंध विच्छेद हो रहा है। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। देखो लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ से क्या हो रहे हैं? पत्ते झड़ रहे हैं। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, तो क्या हो गया? ये लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। देखो यहां फ्रॉम लग गया। तो फ्रॉम का मतलब यह है कि जब वो अलगाव होगा, दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे आप। सेकंड नंबर देखिए, और देखिए ऑफ और फ्रॉम के बीच का अंतर। ऑफ का प्रयोग फिजिकल चेंज बताने के लिए जबकि फ्रॉम का प्रयोग केमिकल चेंज
बताने के लिए किया जाता है। ऑफ का प्रयोग फिजिकल चेंज बताने के लिए और फ्रॉम का प्रयोग केमिकल चेंज बताने के लिए। ऑफ का प्रयोग से होगा फिजिकल चेंज और फ्रॉम का प्रयोग से केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऑफ, केमिकल चेंज फ्रॉम। ठीक है। अब जैसे देखो, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। देखो यहां ऑफ लगा, देखो ये ध्यान से, कहता है टेबल किस चीज का बना है, लकड़ी का बना है। तो टेबल लकड़ी से बनी है, तो लकड़ी क्या हो गया, लकड़ी का क्या किया आपने, फिजिकल चेंज किया। तो लकड़ी से बनी है यानी हो गया हमारा फिजिकल चेंज। लेकिन अगर आप कहोगे केमिकल चेंज में, जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। कहता है टेबल वुड से बना है और कर्ड दूध से बना है। तो कर्ड का दूध से बनना केमिकल चेंज है, और लकड़ी से टेबल का बनना क्या चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो जहां पर भी फिजिकल चेंज का प्रयोग होगा वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, और जहां केमिकल चेंज का प्रयोग होगा वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ये सेकंड नंबर आपके यूज हो गए ऑफ और फ्रॉम के बीच का। तीसरा है हमारा, आगे देखो, एक डाई शब्द है, डाई। डाई मतलब होता है मर जाना, डाई मतलब मरना। इसके साथ ऑफ लगा दोगे और यहां रहेगा ए डिजीज यानी रोग, और किसी की मृत्यु हो रही है, फ्रॉम अदर रीजन। यानी रोग के अलावा कोई दूसरा कारण, रोग के अलावा कोई दूसरा कारण, माने रोग के अलावा कोई कारण होगा, रोग उसका कारण नहीं होगा मरने का। अगर उसके मरने का कारण रोग है तो आप क्या करोगे, ऑफ। और मरने का कारण अगर रोग नहीं है, कोई दूसरा रीजन है, तो करेंगे फ्रॉम। और डाई के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं जब कोई एक्सीडेंट की बात करते हैं। डाई के साथ ऑफ का प्रयोग तब करेंगे जब किसी की मृत्यु हुई हो रोग से। डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग तब करेंगे जब मृत्यु उसका कारण कोई रोग नहीं है, बल्कि मृत्यु का कारण कोई और चीज है, रोग के अलावा कोई कारण हो। जैसे एक सेंटेंस देखो, ही डाइड फ्रॉम, एक मिनट ऑफ पहले लिखो, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। और दूसरा देखो, ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड,
कैसे मर गया? कहता है खून की कमी से मर गया। ही डायड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, खून की कमी से मर गया। देखो खून की कमी, रोग है कोई? नहीं, रोग नहीं है, रोग के अलावा कोई कारण है, तो आप वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करोगे। ही डायड ऑफ या फ्रॉम, उसके बाद लिखा हुआ है ओवर ईटिंग। ही डायड ऑफ या फ्रॉम ओवर ईटिंग। बोलो। ही डायड ऑफ या फ्रॉम ओवर ईटिंग, बोलो क्या होगा? फ्रॉम होगा, ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा खाने से मर गया। तो ज्यादा खाना कोई रोग तो है नहीं, कोई बीमारी तो है नहीं, तो ये बीमारी के अलावा कोई दूसरा कारण हुआ। और डाई के साथ मैंने एक्सीडेंट लिखा है, उसके साथ इन लगेगा। ही डाइड इन द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में मर गया। ही डाइड इन द एक्सीडेंट, या इन लगाएंगे जब एक्सीडेंट का बात रहेगा तो आप समझ रहे हैं ऑफ और फ्रॉम के बीच का अंतर आपको समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। देख लीजिए ध्यान से सब लोग। आगे देखिए, अगला हम आपको दिखा रहे हैं बाई और बिथ के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं। बाई और बिथ के बीच का अंतर क्या है? बाई का मतलब, अब जरा देखो, बाई प्लस नेम ऑफ एजेंट, और देखो बिथ, बिथ का प्रयोग कहां करेंगे? नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो दोनों में फर्क देखो, बाई के बाद नेम ऑफ एजेंट और बिथ के बाद नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी कोई काम दो चीजों से होता है। किसी काम को करने के लिए दो चीजें हम प्रयोग करते हैं, कोई काम करते हैं तो। कैसे? मान लो कोई काम हो रहा है, किसी एजेंट के द्वारा हो रहा है। एजेंट मतलब जैसे मान लो हम तुम कोई काम कर रहे हो तो हम लोग एजेंट हो गए। और अगर किसी काम को किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कर रहे हैं, तो आप वहां पर लगाओगे विथ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पीटा गया, उसके पिताजी ने उसको पीटा, तो पिताजी क्या है? इंस्ट्रूमेंट की एजेंट, एजेंट। तो बाई फादर होगा, बाई इज फादर, ही वॉज बीटन बाई इज फादर। लेकिन वह डंडे से पीटा गया, तो डंडा क्या था? इंस्ट्रूमेंट। इसे कहे ही वॉज बीटन विथ अ स्टिक। समझ में आई बात? यानी बाई का प्रयोग हम कहां करेंगे? एजेंट के नाम के पहले। और विथ का प्रयोग कहां करेंगे? इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले। तो आप लिख लीजिए, दो एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ही वॉज बीटन बाई हिज फादर he was beaten by his father with a stick। कहता वह पिताजी के द्वारा एक डंडे से पीटा गया। तो डंडा हमारा इंस्ट्रूमेंट है
और पिताजी पीटने वाले एजेंट है। ये बाई और विथ के बीच का एक डिफरेंस हुआ आपका। दूसरा नंबर देखो, बाई का प्रयोग कहाँ करते हैं? बाई का प्रयोग यातायात के साधन के नाम के पूर्व भी करते हैं। कोई यातायात का साधन है, उस यातायात के साधन के नाम के पहले भी बाई का प्रयोग किया जाता है। यातायात के साधन के नाम के पूर्व, कोई यातायात का साधन, जैसे ही केम टू मी बाई कार, वह मेरे पास कार से आया। देखो कार यहां यातायात का साधन है, इसे बाई का प्रयोग हो रहा है। आई वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, ही वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन। वह कैसे आया दिल्ली, कैसे गया? आई वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, यानी मैं ट्रेन से दिल्ली गया। आई वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से दिल्ली गया। तो देखो ट्रेन हो गई यातायात का साधन। तो ऐसे यातायात का साधन के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। नोट करके एक बात दे रहे हैं, देखो क्या कह रहा, विशेष प्रकार के साधन को बोध करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। कोई खास अगर आपको बोध करना है, साधन तो वही रहेगा, लेकिन आपको आपके प्रयोग से लगे कि आप कुछ खास बात बताना चाह रहे हैं। ही केम टू मी इन ए रिक्शा, वह मेरे पास एक रिक्शे में आया। इसका मतलब आप ये बात विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि वो रिक्शे में आया। लेकिन ही केम टू मी बाई रिक्शा, तो बाई कहेंगे तो बाई रिक्शा यातायात का साधन हो गया। और ही केम टू मी इन ए रिक्शा, वह एक रिक्शे में आया, तो आपने कुछ विशेष बात कहना चाहे, इसलिए आई वेंट देयर इन ए प्राइवेट कार। आप खास प्रकार के कार की बात करना चाहते हैं तो आप इनका प्रयोग करोगे। ही आई वेंट देयर इन ए प्राइवेट कार, मैं एक प्राइवेट कार से वहां गया। आई वेंट देयर इन ए प्राइवेट कार, ऐसा प्रयोग करेंगे आप। इनके और भी प्रयोग है बाई के। तीसरा नंबर में देखो, बाई का प्रयोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट के
नाम के पूर्व भी करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब मेजर करने का कोई यूनिट, मेजर करने का कोई यूनिट, यानी मेजर करना मतलब क्या करना, मापतौल, मापतौल की इकाई, मापतौल की इकाई के नाम के पहले भी आप बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम कहें क्लॉथ इज मेजर्ड बाय द मीटर, क्लॉथ मेजर किया जाता है मीटर के हिसाब से, है ना। आई पेड द लेबरर्स बाय द आवर। देखो मैंने मजदूरों को पैसे दिए किस हिसाब से, कहता है घंटे के हिसाब से, बाय द आवर यानी घंटे के हिसाब से, 1 घंटा का इतना रुपया, ऐसे हिसाब से। तो आई पेड द लेबरर्स बाय द आवर, क्लॉथ इज मेजर्ड बाय द मीटर, आई पेड द लेबरर्स बाय द आवर। eggs are sold by the dozen, दर्जन के हिसाब से अंडे बिकते हैं, ऐसा कह रहा है। तो इस प्रकार से बाई और विथ के बीच का ये तीसरा नंबर प्रयोग है। जरा हम इसका फाइनल चौथा नंबर देखिए। बाई के साथ कभी कभी आप देखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज होता है। याद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसा होता है, किसी को कैसा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन में पढ़ाएं आपको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसा होता है, जिसमें सेल्फ और सेल्फ लगा रहता है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ऐसा देखे होंगे। अगर आप बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे तो इसका अर्थ होता है अलोन, या हम कहते हैं विदाउट हेल्प, अकेले, बिना सहायता के। तो बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एलोन और विदाउट हेल्प, अकेले बिना सहायता के, ऐसा प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे अब जैसे मान लो हम कहते हैं, जैसे सपोज कर लो हम बाई का प्रयोग देख रहे हैं, लीव मी बाई माई सेल्फ, क्या अर्थ है, लीव मी बाई माई सेल्फ यानी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, यानी मुझे अकेले छोड़ दो। देखो अकेले बिना किसी की सहायता के यानी अकेले, तो बाई माई सेल्फ, मैंने ये पूरा काम अकेले ही किया, है ना। आई कॉम्प्लीटेड दिस वर्क बाई माई सेल्फ, बस है ना, मतलब अकेले बिना किसी की सहायता से। He did all the work by himself, उसने कैसे किया, बिना किसी दूसरे की सहायता के, स्वयं किया, अकेले किया, कोई सहायता नहीं किया। He did all the work by himself। तो इस प्रकार से
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग भी बाई के साथ जब आप जोड़ देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, अकेले का सेंस रख देता है। क्लियर है? चलो आज यहीं तक, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। कल आपका ये प्रोफेशन हो जाएगा खत्म, है ना।